तो समझाने वाले को समझाना नहीं आता, समझने वाला चाहता नहीं है समझना, या कम्युनिकेशन गैप है, या भाषा का फर्क है, या क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से लोग समझना ना चाहे ऐसा तो नहीं हो सकता। भैया मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, लोग समझना नहीं चाहते। और क्या क्या चीज मेरे को ऐसा है, क्योंकि देखिए मैं उदाहरण देता हूँ इस चीज का। हाँ हाँ, भाई मेरा खाना बढ़िया चल रहा है, एक इच्छा थी, गाड़ी भी आ गई, मकान भी ले लिया, अब उसके बाद मुझे और क्या समझना है? मैं अपनी पुस्तकों के लिए जमा करना चालू कर दिया मैंने। नहीं यही फर्क है, तो वही कि समझना नहीं इसका चाहता। मतलब जो समझाने वाला है ना, हाँ जी, उसके पास कोई फैक्टर ऐसा मिसिंग है जो कि चाहिए और वो जोड़ नहीं पा रहा उसको। इसके लिए वही एग्जांपल फिर से समझी जा सकती है जो पहले दी थी मैंने, महात्मा बुद्ध वाली, कि उसके जो चेले हैं वो एक पकड़ लाए सड़क पे से किसी को और उसको ज्ञान समझाने लगे, बुद्ध का ज्ञान, भी तू बुद्धिज्म ज्वाइन कर ले और तेरे को ये फायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसके कुछ समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, पर चेलों को ये समझ में आ गया कि इसकी समझ में कुछ आया नहीं। तो इतने में बुद्ध जो है वो देख रहा था खड़ा के एक किनारे पे कहीं पे खड़ा हुआ, तो उसने कहा अच्छा इसको इधर ले आओ। तो चेले ले गए उसको, कहते रहे हमने बहुत समझाया इसको पर इसको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है तू ये बता कि तेरे को भूख लगी है क्या। तो सबसे बुद्ध में और चेलों में फर्क क्या था कि गुरु और शिक्षक में क्या फर्क है? वही फर्क था कि शिक्षक जो है वो तो सिलेबस के अंदर जो बंधा हुआ है उसको बता देगा, पर गुरु जो है वो सामने वाले की को समझ करके फिर बताएगा उसको कि क्या देना है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको समझा कि यार इसको लग रहा है कि भूख लगी है, इसका ध्यान कहीं और है, इसलिए इसको कोई चीज समझ में आएगी नहीं जब तक कि वो ध्यान उसका वहां से यहां नहीं आएगा। तो उसने बुद्ध ने उससे पूछा कि भूख लगी है क्या। उसने कहा हाँ। तो उसने उसको पहले खाना खिलाया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि उसने उसको खाना खिला दिया और सिखा दिया कि भिक्षा मांग लो तो तुम्हारे को भूखा कभी रहना नहीं पड़ेगा। और भिक्षांदेही का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म में सबसे प्रायर माना जाता है, पहला कंसेप्ट माना जाता है। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था या ज्ञान मिला था गया में, तो उसको फिर किसी ने गाइड किया कि सबसे पहले तुझे भिक्षा अपने घर में जाके मांगनी है। अगर तू उसमें कामयाब हो गया तो फिर आगे चलना है। पहला स्टेप यह है कि घर में जाके अपने भिक्षा मांगनी है तेरे को। तो बुद्ध अपने घर चला गया, वो राजा का बेटा था, वो पहचानते सारे थे उसको, और बुद्ध वैसे भी फेमस हो चुका था है? तो वो अपने घर जाता है और बाहर खड़ा होकर के आवाज लगाता है, गेट के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है शानदेही, मतलब मुझे क्या हुआ? आवाज आ रही है? ये पीछे से किसी की आवाज है। म्यूट कर दो ना। नहीं पता नहीं किसकी आई। इसकी भी आप सारे म्यूट कर दो, सुन लो सिर्फ, अभी फिर बात कर लेंगे। तो उसने जब आवाज लगाई तो उसकी जो मिसेस थी वो आई बाहर और उसने कहा कि आप जरा थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, भिक्षा तो हम दे ही देंगे आपको क्योंकि राजघराना है तो यहाँ से खाली हाथ तो कोई जाता ही नहीं है।
तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि उसने भिक्षा लेनी थी तो उसके लिए वो जो करना पड़ेगा उसको वो करने को तैयार था। तो वो अंदर जाता है, तो उसकी मिसेज ने उससे पूछा कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया, तो क्या वो तुम घर में रह के नहीं प्राप्त कर सकते थे? तो बुद्ध का आंसर था कि मैं कर सकता था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये काम जो मुझे वहां पर मिला वो मुझे घर में रह के भी मिल सकता था। और उसके बाद उसकी मिसेज ने कुछ नहीं सुना, उसको भिक्षा दी और कहती है अब तू जा। क्यों? क्योंकि उसकी मिसेज को समझ आ गया था कि अगर ये यहां पर रहा तो बच्चों को भिखारी बना देगा। औरतें कितनी समझदार होती हैं, इसी से अंदाजा लगा लो कि उसको ये बात समझ में आई। जब उसने ये बात कही तो उसको समझ में आ गई कि अगर ये जब, और अभी भी वो भिक्षा को छोड़ने को तैयार नहीं है। भिक्षा दी उसने तो उसने ले ली, तो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सबको भिक्षा मंगवाने का सिस्टम शुरू कर देगा। यानी सारे उसके हिसाब से, उस औरत के हिसाब से वो भिखारी हैं जो भिक्षा मांगते हैं। जो राजकन्या थी वो, उसको आदत पड़ी हुई थी भिक्षा देने की, मतलब दान देने की। और हर तरह के लोग आते थे दान मांगने के लिए राजा से। तो हर कोई आते ही है, जो भी जिसको जरूरत है वो राजा से ही पूरी करेगा, और किससे पूरी करेगा। तो उससे हुआ क्या कि बुद्ध जो है उनका मेन वो पहला टारगेट ही वो बन गया कि आपको, जब आप वो प्राप्त करते हैं तो आपको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो रास्ता सेट हो गया है। फिर उसमें एक बात आई कि अगर मान लो किसी ने तुम्हारे बर्तन में नॉनवेज डाल दिया, तो अब तुम क्या करोगे? तो फिर उसको ऐसे मैन्युपुलेट कर दिया गया, या कहां पर किसने क्या किया ये तो पता नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री है और लिखी किसी ने ठीक हिस्ट्री लिखी है नहीं, या लिखी भी है तो उसमें डाउट्स है। तो उसको ये डिस्कशन में आ गया कि अब ये किसी ने अगर नॉनवेज तुम्हारे उसमें डाल दिया तो तुम उसका क्या करोगे? तो ये, अगर ये हमारी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से हमें समझना चाहिए। कहते हैं कि फाउंडेशन, फाउंडेशन को समझने का मतलब क्या है, क्योंकि आप पैदा हुए हो, फाउंडेशन तो जब आप पेट में आए थे तभी बन गई थी, और जब पैदा हुए हो तो आपके जेंडर का और पता लग गया। तो आपको नेचुरली पालना है, जो बच्चों को पालना है उनकी फाउंडेशन के हिसाब से पालोगे तो तुम सुखी रहोगे। अगर वो बच्चे बीमार रहेंगे तो तुम सुखी रह सकते हो क्या? अगर घर में 4 बच्चे हैं और 4 में से एक भी बीमार रहा तो तुम सुखी रह सकते हो क्या? किसी भी हालत में नहीं रह सकते। जी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपकी मजबूरी है कि आप अपने बच्चों की फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन को समझो। अगर बच्चे सारे ठीक है और तुम में से कोई बीमार है तो भी प्रॉब्लम है। बल्कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका इलाज तो फिर भी सिंपल है, पर तुम में से अगर कोई बीमार हो गया तो वो तो सारा घर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को समझना भी जरूरी है और बच्चों की फाउंडेशन को भी समझना जरूरी है। और उस फाउंडेशन के ऊपर जितनी बिल्डिंग बनाओगे उतने सुखी रहोगे, नहीं तो कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर तुम कष्ट मुक्त जीवन परिवार का, देखो टारगेट वही है कि जीवन परिवार का है। परिवार में अगर एक सदस्य भी बीमार है तो सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी समझने वाली है कि अगर घर का एक सदस्य भी बीमार होता है तो सारी की सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है उससे। ये बात अलग है कि कोई कोशिश करे
कि चलो इसको ऐसे एडजस्ट कर दो, इसको ऐसे एडजस्ट कर दो, तो मैं देख लूंगी, आप लोग अपना अपना काम करो, वो एक अलग बात है। पर सबके दिमाग में रहेगा कि यार उसकी तबीयत खराब है तो उसका क्या हुआ, 4 बार फोन करके पूछेगा या पूछेगी कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, तो तुम्हारा काम में ध्यान तो लगेगा ही नहीं। तो ना काम में ध्यान लगेगा तो काम पूरा नहीं होगा, तो स्ट्रेस, वो स्ट्रेस फिर घर में आएगी, तो घर वाले सारे स्ट्रेस, बीमार ऑलरेडी एक है तो उसके चक्कर में सारे के सारे स्ट्रेस है ही है, एडिशनल स्ट्रेस और आ जाएगी तुम्हारे ऑफिस की। तो ऑफिस में काम पूरा नहीं होगा तो बॉस को तो काम से मतलब है, बीमारी से मतलब है ही नहीं। भाई कंपनी जो जिसने नौकरी दी है, जॉब दिया, वो कहता है कि भैया ये काम तेरे को दिया, ये तो काम पूरा करके दे, बस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और नेचुरली वो तनख्वाह दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम कंपनी का काम पहले करो, घर तो रोज देखते ही हो, या तुम छुट्टी लेकर के घर बैठो और घर देख लो, बात जब ठीक हो जाए तब आ जाना। तो प्रोफेशन की स्ट्रेस घर में पहले से स्ट्रेस थी तो और ऐड हो गई। तो अगर तुम्हें फाउंडेशन पता है तो पहली बात तो बीमारी घर में आएगी कम, बहुत कम आएगी, रेयरली। और अगर तुम दशांग चक्र और अपना ये निष्ठा योग और ये जो प्रैक्टिसेस है षोडश पंथ की, अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारी बीमारी अगर आएगी भी तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी या बहुत कम डिस्टर्ब करेगी। तो जो मतलब फैमिली मेंबर्स को स्ट्रेस नहीं होगी, उसको पता है कि ये कर रहा है तो इससे इसकी बीमारी जो आई भी है तो वो 1 आध दिन में ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगी। और दवाई लेनी है तो दवाई ले आओ, तो एफिशिएंट रिकवरी का सिस्टम है ही तुम्हारे पास। दोनों करोगे तो जो 1 हफ्ते में काम होना है वो 2 दिन में हो जाएगा। और अगर तुम ऑलरेडी षोडश पंथ को फॉलो कर रहे हो, पेरेंट्स भी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ऑफिस में जाकर भी वो घर की स्ट्रेस ऑफिस में और ऑफिस की स्ट्रेस घर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, किसी भी हालत में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर तुम ये सिस्टम, सौडे सिस्टम या दशांग ये षोडशी सिस्टम फॉलो कर रहे हो इस लाइफ में, तो तुम्हें ये समस्याएं आएंगी नहीं, या आएंगी भी तो उनसे रिकवरी बहुत एफिशिएंट होगी, फास्ट होगी। और हम ये चाहते हैं कि हर परिवार में ये सिस्टम अडॉप्ट हो, जिससे कि उनके घर में प्रॉब्लम ना आए। वही बात है कि अगर पड़ोसी के घर में कोई समस्या होती है तो मेरा घर पहले इफेक्ट होगा। मान लो मेरे पड़ोस में, अभी देखो ना कोरोना के चक्कर में क्या हुआ, अगर एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव निकला तो उन्होंने पूरा का पूरा मोहल्ला सील कर दिया। तो ये कोरोना ने इतना सिखाया है, क्या हम इसको भूल जाएंगे, क्या इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? ये बात समझने वाली है कि अगर पड़ोसी को नुकसान होता है तो तुम्हें तो नुकसान होगा ही होगा हर हालत में। तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा परिवार जो है धीरे धीरे, जब वो तुम ये सिस्टम कर रहे हो और परिवार के अंदर कंट्रीब्यूशन तुम्हारा पॉजिटिव होना शुरू हो गया, तो उसी दिन से तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो पड़ोसियों को पॉजिटिव करने में भी अपने आप चलने लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तुम्हें मतलब पड़ोसियों को ठीक करने के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम कर रहे हो उसका इफेक्ट अपने आप पड़ोसियों में जाएगा। और पड़ोसी अपने घर में आग लगाने की सोचेगा नहीं, जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पड़ोसी अपने घर में आग ना लगाए। तो तुम्हारा किया धरा सब बेकार है। क्या समझे? कोई सवाल?
यही समझे कि सारे ही घर वालों को ठीक रहना जरूरी है, एक भी बीमार रहा तो बात नहीं है। अगर वैसे तो तुम रोक नहीं सकते किसी की बीमारी, पर वो बीमारी तुम उसको एफिशिएंट रिकवरी करवाना जरूर कर सकते हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सिस्टम जो अवेलेबल है, सॉडे सिस्टम खासकर, वो अवेलेबल इसलिए है, कराया गया है कि तुम बीमारी को नहीं रोक सकते हो, बीमारी को कोई नहीं रोक सकता, एक्सीडेंट होने को कोई नहीं रोक सकता। जी। हाँ, उसके इफेक्ट को तुम कम कर सकते हो। और नॉट ओनली दैट, अगर मान लो बीमारी आ भी गई तो उससे रिकवर जल्दी हो सकते हो। एलोपैथी की दवाई लो तो तुम्हारा क्योर बड़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर तुम सॉडे सिस्टम पूरा फॉलो कर रहे हो तो बाकी सिस्टम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी साइड इफेक्ट नहीं होंगे और रिकवरी जल्दी होगी। जी। अगर तुम खाली एलोपैथी फॉलो कर रहे हो तो रिकवरी में हो सकता है 6 महीने लगे, और अगर तुम सॉडे सिस्टम पूरा फॉलो कर रहे हो तो क्योर में तुम्हारा 1 हफ्ता लगेगा, और रिकवरी में भी हो सकता है 2 महीने में ही हो जाए। जो 6 महीने में काम होना था वो 2 महीने में हो जाए। पर एफर्ट तुम्हें करनी पड़ेगी, और नेचुरल सी बात है, अगर तुम योगा, और आजकल तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, इवन एलोपैथी वाले भी सारे कह रहे हैं कि योगा करना चाहिए जिससे कि तुम लोग कम बीमार पड़ो। वो लोग तो ये कहते हैं कि कम बीमार पड़ो, हम ये कहते हैं कि बीमारी को सोचो मत, अगर बाई चांस आ जाती है तो कम का मतलब क्या होता है, हम तो यही चाहेंगे ना कि हम बीमारी ना पड़े। तो इसलिए बीमारी को हम रोक नहीं सकते, रोकने की कोशिश भी नहीं करनी है। हमें बीमारी को रोकने में एफर्ट नहीं करनी है। अगर हम बीमारी को रोकने में एफर्ट करेंगे तो हमारी आधी जिंदगी तो उसी चक्कर में निकल जाएगी, और हम लग्जरी तो कभी एंजॉय कर ही नहीं सकते। जी। तो लग्जूरियस लाइफ की तरफ चलने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें बीमारी को आने से रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी जो आ रही है वो हमारे कर्म फल से आ रही है, हमने ही पहले कमाई थी। ये बीमारी को आने से रोकने का क्या मतलब है? मतलब क्या करते हैं बीमारी को आने से रोकने के लिए? आप कह रहे हैं नहीं रोकना है, तो क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं करना, भाई बीमारी आ रही है तो जो आ रही है अगर मान लो तो आने दो, आएगी, उसको तुम रोक तो सकते ही नहीं ना। तुम बीमारी रोक सकते हो? जैसे अर्ली सिम्टम आया बीमारी का, जैसे खांसी आई है, अर्ली सिम्टम आया, शुरुआती सिम्टम आया कोई किसी भी बीमारी का, तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी बीमारी नहीं बनती है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बीमारी को रोका नहीं ना। क्या किया? हमने बीमारी को रोकने में कोई एफर्ट नहीं लगाई ना, हमने कहा कि बुखार ना, जैसे कि खांसी जुकाम हुआ तो हमने खांसी जुकाम तो हो ही गया ना, तुमने उसको रोकने की तो एफर्ट नहीं लगाई। रोका ना, हमने बुखार रोक लिया, तो दवाई लेके क्योर किया। रोकने और क्योर करने में फर्क समझो। ओके। ये बीमारी को क्योर करना है, रोकना नहीं है। प्रिकॉशन लेना रोकना नहीं है। जैसे हम प्रिकॉशन तो तुम सॉडे सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो, या जो निश्चय है जो हवन कर रहे हो, शॉर्टशी सिस्टम तुमने फॉलो करना शुरू किया, तो जितना प्रिवेंशन कर सकता है वो तो ये करेगा ही ना। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ मैं, हम बीमारियों को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीमारियों को नहीं प्रिवेंट कर रहे ना तुम फर्क समझो। तुम बीमारियों को प्रिवेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तुम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव कर रहे हो। फर्क है दोनों में। एग्रीड, ठीक है, ठीक है। भाई कोरोना को तुम रोक सकते हो क्या? प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, यू कैन ओनली इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। You cannot stop it, but you can always prepare yourself to handle it efficiently. जो क्योर के लिए तुम्हें मान लो कोरोना की बात करते हैं,
तो 15 दिन का क्वारंटाइन बताया गया है। अगर तुम निष्ठा ये षोडशी पंथ फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली वो 15 दिन जो है ना 5 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किसी किसी के लिए हो सकता है 3 दिन में ही कन्वर्ट हो जाए, और किसी किसी के लिए हो सकता है 1 ही दिन में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। वो एमिशन पे, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एमिशन किसका कितना है उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो इसलिए एक बात ये बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि बीमारी आएगी उसको तुम नहीं रोक सकते हो, लेकिन उससे लड़ने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हो, और हम वही करते हैं एग्जैक्टली। और वही करते हैं तो इसीलिए हमें साइड इफेक्ट से प्रिवेंशन मिल जाती है। साइड इफेक्ट हमारे को नुकसान नहीं करते। और अगर हम बीमारी को रोकने की कोशिश करेंगे तो इवन इफ दवाई लो या मत लो, साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे तुम्हें। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज को अगर तुम क्योर नहीं करते हो तो वो 40 तरह की बीमारियां और खींच लेगी। इसलिए डायबिटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए लोग दवाई खाते हैं और खाते रहते हैं कि कहीं और बीमारियां ना वो अटैक कर ले। ठीक है, समझे? जी है कि नहीं? जी जी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि हम लोग कर्मफल को आने से नहीं रोक सकते। मतलब इसको मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूं कि हम लोग कर्मफल को आने से नहीं रोक सकते, पर कर्मफल ने जो दिया है उससे हम अपने आप को जरूर बचा सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस कर्मफल से बचाना है या इस कर्मफल को आने देना है, और उसका उपयोग करना है। श्याम जी, क्योंकि मैंने कर्मफल तो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। है कि नहीं? जी तो इसलिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम कर्मफल को नहीं रोक सकते, पर उसके वो कर्मफल हमें जो दे रहा है वो हमें लेना है कि नहीं लेना है, वहां पर हम अपनी फ्री विल का पूरा इस्तेमाल करें। और षोडश पंथ जो है आपको फ्री विल का पूरा उपयोग करने की तरीके सिखाता है, बताता है, समझाता है और यूज करना सिखाता है। तो षोडश पंथ इसलिए भी फॉलो करना जरूरी है कि फ्री विल से मैं अपना नुकसान ना कर लूं। अपना क्या? मैं अपने परिवार का नुकसान ना कर लूं। टारगेट वही है कि मेरा कंट्रीब्यूशन परिवार के फायदे में होना चाहिए, नुकसान में नहीं। तो फ्री विल की इंपॉर्टेंस समझ में आई? अभी तक मेरे ख्याल से हमने फ्री विल के ऊपर कोई बात करी नहीं थी, तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को ले लेंगे, क्योंकि फ्री विल एक ऐसी चीज है जो सारी मुसीबतों की जड़ है। हर आदमी चाहता है कि फ्री विल मेरे को ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। भैया फ्री विल ना समझ नहीं है। एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट। मैंने भैया सबको मैंने म्यूट कर रखा है। श्याम जी, कोई नहीं, ऑन कर लो। हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने म्यूट कर रखा है। जिसको बोलना हो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल ले और फिर म्यूट कर ले। हाँ, इससे भैया मेरे को ये एक बात समझनी थी कि जो हमारा कर्मफल बीमारी के रूप में आता है तो उसको न लेना तो हमारे अधिकार में आता ही नहीं है ना। फ्री विल हमारे लेना ही पड़ेगा। बीमारी तो पर ये तो पता लग गया ना। नहीं समझ, मतलब लेना नहीं लेना का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बीमारी आएगी तो उससे रिकवरी जो है तुम्हारे हाथ में है। फ्री विल का यूज वहां करना है कि तुम उससे रिकवर जल्दी हो जाओ। अगर तुम बताओ तुम्हें बीमारी कोई आ रही है कर्मफल की वजह से और तुम 1 घंटे में रिकवर हो गए तो प्रॉब्लम क्या है?
नहीं, बीमारी को न ग्रहण करने का तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना। भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम इतना लेवल बढ़ा लो अपना कि बीमारी तुम्हें दिख जाए कि तो बीमारी आने वाली है, उसको रोक लो। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। अच्छा, एफिशिएंसी तुम्हारे हाथ में। तुम 6 महीने को 3 महीने भी कर सकते हो, 4 महीने भी कर सकते हो, 8 महीने भी कर सकते हो, और 2 महीने भी कर सकते हो, 1 महीना भी कर सकते हो, 1 दिन भी कर सकते हो। मतलब रोक सकते हैं, उससे किनारा नहीं कर सकते, साइड नहीं ले जा सकते कि साइड से मतलब निकल जाए बीमारी को। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वही समझ में नहीं आया पॉइंट। कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी इम्यूनल जो स्ट्रेंथ है वो उसको इतनी बढ़ा लो कि वो बीमारी के शुरू होते ही उसको किल कर दे। हाँ, किल कर देना, उससे साइड तो नहीं कर सकते ना, बच के निकल साइड ही जाए। हो गई ना जब तुम्हें उसने। जब बीमारी किसको कहते हैं पहले ये समझो। बीमारी मेरे विचार से जो हमारे तत्वों को असंतुलित करता है वो बीमारी होती यही गड़बड़ है, बॉडी में वेस्ट को एक्यूमुलेट यही गड़बड़ है। है। बीमारी उसको कहते हैं जो तुम्हारे रूटीन को डिस्टर्ब करे। रूटीन और अगर तुम्हारे सारे काम जो तुम रोज करते हो वो सारे काम कर पा रहे हो तो बीमारी है कहाँ? ये कोई बात थोड़ी अच्छा। होती है। शुगर बढ़ी किसी की। तुमने समझा ही गलत ना, बीमारी को तो अभी तुमने समझा ही नहीं। पहले बीमारी समझ तो लो कि बीमारी का मतलब क्या है। तो जैसे ये हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट है, ये बीमारी नहीं है क्योंकि हम रूटीन वर्क उसके साथ भी कर पा रहे अरे हैं। बीमारी कैसे हो जाएगी? तुम उसकी दवाई ले तो रहे हो। हाँ, तो दवाई ले रहे हो तो क्योर, वो बात तो एक ही है ना। तो वो बीमारी हुई तो बीमारी ना वो। अरे फिर वही बात, अगर कोई बीमारी आई है तुमने दवाई लेके ठीक कर ली तो प्रॉब्लम कहाँ रह गई? प्रॉब्लम हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो भी बीमारी है उसकी दवाई ले लो, उससे रिकवर जल्दी करो। बस मैंने आज की अगर खाली एलोपैथी लेते हो तुम तो वो सारी उम्र तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। और आने से पहले उसका कैसे एफिशिएंसी बढ़ा के। नेचुरली एक ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। अपनी हाँ, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा के। आज कोरोना में सब तो यही कह रहे हैं कि और कोई तरीका ही नहीं है कोरोना से बचने का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो किसी भी बीमारी का सामना इम्यूनिटी बढ़ा के किया जा सकता है है। किसी भी बीमारी का, आने वाली बीमारी का सामना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के किया जा सकता है। प्रतिरोधक क्षमता बनी इसीलिए है ना हाँ जी। कि तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता है वो बीमारी से लड़ लेगी और खत्म कर देगी, तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जी। तुम कभी भी देखो जब तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली होती है तो तुम्हारी श्वासपति का वैल्यू जो है वो गिरने लग जाए, इसीलिए तो वो मेजरमेंट दी गई है। हाँ, वैल्यू भी घट जाती है और रफ्तार भी सांस की तेज हो जाती है, कई बार फर्क महसूस। पड़ जाएगा, तुरंत फर्क पड़ जाएगा। जी। तो वो इंडिकेशन है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर तुम मेजरमेंट कराते रहते हो तो तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अगर तुम्हारी वैल्यू रूटीन से नीचे गिरने वाली है। तो ऐसे अगर इंडिकेशन आते हैं तो तुरंत अपने प्रोसेस को डबल कर दिया जाए या उसमें जो भी एफर्ट्स कर दिया ज्यादा कर दिया जाए, प्रैक्टिस को ऐसा कर लेना चाहिए तुरंत। वो डिपेंड करता है कि तुम दवाई लेकर के आने दो बीमारी को, तो दवाई लेकर के क्योर कर लो और फिर उसको रिकवरी टाइम को कम कर लो, या इतनी बढ़ा लो कि वो बीमारी आए ना। हाँ हाँ जी। बीमारी आए ना का मतलब समझो हाँ हाँ कि बीमारी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, हाँ जी। तुम्हारे रूटीन को डिस्टर्ब ना करे। किसी भी रूटीन को, कोई भी रूटीन का काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हाँ जी। बीमारी से। तो तब तुम्हारी बताता है कि प्रतिरोधक क्षमता परफेक्ट है। जी। लेकिन जो प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी बीमारी को लड़ने में कम हो गई है वो तो तुम्हें फिर भी रिकवर करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि अगली बीमारी फिर आ सकती है। हाँ, दवा लेने के बाद भी उसके प्रैक्टिस को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। करेक्ट। इसमें भैया, इसमें बीमारी के जैसे एक तो हमारा कर्म फल था, बीमारी अंदर से निकल है, एक हो गया वायरस अफेक्ट, ये दोनों अलग अलग होती है। हवा में फैला हुआ बात है ना, हवा से दोनों अलग फैलने अलग वाले से चीजें हमें हैं, होगा दोनों या अंदर
से बॉडी में से बीमारी है, दोनों में फर्क है। अरे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कितनी बार बताया, उसको तुम समझते नहीं हो ना। पड़ोसी अगर अपने घर में आग लगा लेगा तो तुम्हारे घर का क्या होगा, इस एग्जांपल को समझो। वायरस हो गया वो। जी इस एग्जांपल को ही समझ लो तो फिर बहुत सारी चीजें, ये वायरस अटैक और जर्म्स अटैक और फलाना ठिकाना, ये सब चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया। है ना। जी गुड। तो एक तो मैंने एक वो शुरू कराया था, बताया था पंकज को कि सबको मैसेज डाल देना कि एक तो आज आपने क्या सीखा, इसके ऊपर सारे अपना अपना एक वो बनाएंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे सारे के सारे कि आज हमने क्या सीखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी जो भी तुम्हें समझ में आता है वो बना लो। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए कि आज हमने ये सीखा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक तो तुम्हारा रिमाइंडर, तुम्हारे को वो हो जाएगा, एक किस्म से दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा कि तुमने क्या सीखा था आज की तारीख में। और वो रिफ्रेश परमानेंट पड़ा रहेगा नेट के ऊपर, तो तुम कभी भी देख सकते हो कि उस दिन मैंने ये सीखा था, उस दिन मैंने ये सीखा था। और आने वाली जनरेशन को वो वीडियो दिखा करके तुम बता सकते हो कि देखो हमने ऐसे ऐसे सीखा। तो वो कन्विंस हो जाएगी कि हाँ तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया। अभी वो लोग मानते नहीं है कि तुमने प्रैक्टिकली कुछ सीखा कि नहीं सीखा, तभी बच्चे जो है पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है कि आज मैंने क्या सीखा, इसका एक वीडियो बनके टेक्नोलॉजी ने इतना फायदा पहुंचा दिया और कोरोना ने ये सिखा दिया मुझे या हम सबको कि ये बहुत अपनी जनरेशन को अपने साथ जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो भैया मेंटेन कहाँ करेंगे, इतने भी तो बहुत वीडियो हो जाएंगे रोज के ही 5-7 मानो। तो उसके ऊपर डालते रहो, क्या कहते हैं, फेसबुक पे, या अपना अपना चैनल बना लो, उसके ऊपर डाल लो। भाई यूट्यूब पे अपना अपना चैनल तो सब बना ही सकते हो, हाँ जी। या फैमिली का एक चैनल बना लो, उसके ऊपर डाल लो। मतलब इनको क्लब करने की जरूरत नहीं है। जी चाहे अपने पास रख लो ना, जरूरी नहीं है कि पब्लिक को देना, अपने पास रख लो, अपने मोबाइल में संभाल के। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि तुम अगर ये सीख रहे हो और तुम्हारे से कोई पूछता है कि तुमने कैसे सीखा, कहाँ सीखा, तो वो वीडियो दिखा दो उसको। बताने की बजाय अगर इंटरनेट से उसको जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर उसको ज्यादा भरोसा है। और मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यूज जो कर सकता है कर लो, नहीं कर सकता तो कोई वो तो है नहीं, ऑप्शन अपनी अपनी है। अपने नेक्स्ट जनरेशन को तुम्हें अगर जोड़ना है और ठीक बताने के लिए कि भाई तुमने ये सीखा था। अब जैसे मान लो कुछ है, वो कहता है यार मेरे को याद नहीं है या मेरे को पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, तो उसको दिखा देते तूने ये सीखा था। अपने आप अपने को ही रिवाइज करने के लिए बहुत काम आएंगे ये। जो काम हमने 1 घंटे में करा वो तुम 1 मिनट में अपने आप समझ सकते हो। और अपना और मेरे हिसाब से तो अगर अपना अपना YouTube चैनल बना लो तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। दूसरों के लिए कम से कम हम जो 15-20 लोग हैं ये तो ये काम कर ही सकते हैं, बाकी सबको नहीं जोड़ेंगे, पर अपने जितने भी ये 10-12-15 जो भी लोग हैं अगर ये काम कर ले तो आज की तारीख में देखा जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन है तुम लोगों की भी वो जुड़ का रही है। थोड़ा उसको वो जैसे वो शाम बता रहे थे कि उनको कहना पड़ता है कि भैया हवन करके बाहर निकलना है, नहीं तो निकलना नहीं है। और अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे ना वो लोग। क्यों? क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि नहीं है ये नहीं पता।
और अगर वीडियो डला होगा तो वो कभी भी देख लेगा। अगर उसको लगता है कि कोई चीज डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो उसको देख करके, और अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लेगा। सवाल ही जनरेट नहीं होते आज की तारीख में। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास सवाल ही नहीं है पूछने को। अगर यंगर जनरेशन के पास सवाल नहीं है पूछने को, तो बड़े जो है गाइड किस बात पे करेंगे? वो चैप्टर ही बंद हो गया कि गाइडेंस जो करनी है बड़ों को, उनको यही नहीं पता कि गाइड क्या करे। भेड़ चाल में चल रहे हैं सारे के सारे। तो फाउंडेशन समझनी चाहिए। ये बात समझ में आएगी नहीं किसी को। और वीडियो होंगे तो वो देख करके ही उसको पता लग जाएगा कि ओहो, फाउंडेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी सीखा जा सकता है। अगर तुम्हारी योग्यता नहीं है तो तुम सीखोगे कैसे? तो फेलियर फ्री कैरियर आज की तारीख में हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे फेल ना हो। और बच्चों को खुद को इतनी टेंशन है कि मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब सब कुछ आते हुए भी वो कहता है जी मुझे कोई याद ही नहीं हो रहा। सब कुछ करा हुआ है, उसने पूरा साल पढ़ाई करी है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कहता है जी मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या लिख के आऊंगा। फेलियर फ्रीडम चाहिए अगर अपने बच्चों के लिए, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। टाइम तुम्हारे पास होता नहीं है वैसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑफिस जो है, जो पहले 6 घंटे में पूरा हो जाता था, 8 घंटे में पूरा हो जाता था, आज की तारीख में 14 घंटे में भी पूरा नहीं होता। तो भी सारे काम कर रहे हैं। दुकानदार देख लो, तो दुकानदार जो है आज की दुकानदार पहले भी यही था, पहले कंपलसरी था 7 बजे दुकान बंद करनी है। आजकल फिर शायद कंपलसरी हो गया 7 बजे दुकान बंद करनी है। अदरवाइज दुकानदार बेचारा सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 10 बजे बंद करता है। तो वो अपने घर में क्या कंट्रीब्यूट करेगा राशन के अलावा? क्योंकि जाता हो बच्चों के लिए टॉफी ले गया, वो तो वही बात होगी ना। वो जो एक ना, हम लोग कहीं जा रहे थे, शामली जा रहे थे शायद, तो शामली जाते हुए एक बंदे ने बताया, कहता है जी वो शामली में ना ये बात होती है, और जगह भी होती होगी आई एम श्योर, कि ये सैटरडे संडे वाले पापा हैं, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है। उसके अलावा जब वो घर से निकलते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं, और जब वो घर आते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं। तो जब ये पोजीशन है तो तुम इंटरेक्शन करोगे कब? और इंटरेक्शन बच्चों से नहीं होगा तो अगली जनरेशन को गाइड करने की जिम्मेवारी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई ना। और जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिस्टर्ब हो गई तो बाकी तो जनरेशन को तो फिर तो भूल ही जाओ, तो अलग जाएंगे ही जाएंगे। फिर तुम्हारे पास क्यों रहेगा कोई? जब जरूरत थी, जब तुमने गाइड नहीं किया उसको, तो अब वो रह करके करेगा क्या? होता है जब मैंने सारी उम्र ही अपने आप को अपने आप से ही गाइड किया है और बाजार से ही सीखा है सब कुछ, तो आगे भी सीख लूंगा। तो वो गैप तो बढ़ता ही जाएगा, फिर गैप को कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी नहीं करोगे तो वो तुम्हारे को प्रॉब्लम लाएगा, वो अलग। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो है ही बच्चों की। जब तक उनकी जिम्मेदारी एंड तक रहती है, अब तक क्या और तब तक क्या, बच्चों की जिम्मेदारी तो तुम्हें एंड तक रहेगी हो, कहीं ना कहीं कॉर्नर पे, दिमाग के कॉर्नर में रहेगा ही। तो ये चीजें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझनी ही पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, जिम्मेवारी समझोगे तो अधिकार मिलेंगे। अगर जिम्मेवारी नहीं है तो अधिकार किस बात के?
बिना जिम्मेवारी के अगर अधिकार मिलेंगे तो मिसयूज होगा उनका, जी फिर वो नुकसान ही करेगा अल्टीमेटली, फायदा तो करेगा ही नहीं, या कुछ भी कैसे भी कर लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम दफ्तर में हो, अगर तुम मैनेजर हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी नीचे की टीम को गाइड करना है ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और सबको ही करना पड़ेगा, एक को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, क्योंकि एक की गलती, वो कहते हैं ना, एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक भी तुमने छोड़ दिया और उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम्हारी सारी टीम गई, सारी टीम की एफर्ट्स जो करी कराई है वो एक आदमी बर्बाद कर सकता है। और ये हुआ ही है, जो ये वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, सारे के सारे क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने फैलाया है? सारे ब्लेम कर रहे हैं चाइना ने फैलाया है ये वायरस। तो एक और कितनी इसने वो करी है कि मतलब कमाल है कि विद इन मंथ्स उतनी डेथ्स कर दी, उतनी मौतें कर दी जितनी के कोई कोई बीमारियों से सालों में होती है। और अब कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी बीमारियों से भी, एक्सीडेंट से इतनी डेथ हो जाती है, तो कोरोना से तो कुछ भी नहीं हुई अभी। उनको ये नहीं पता कि वो साल की बात को 2 महीने की बात को कंपेयर कर रहे हैं। कोरोना ने 2 महीने के अंदर अंदर उतनी डेथ कर दी जितनी एक साल में एक्सीडेंट में होती है। ये कोई कंपैरिजन है करने वाली बात है? और लोगों ने इस पे कंपैरिजन शुरू कर दिया, वो डाइल्यूट करने के लिए कि चाइना ने जो वायरस फैलाया है उससे ध्यान हटाने के लिए ये कंपैरिजन शुरू कर दिए। तो लोग अपने आप को मूर्ख ही बना रहे हैं ना, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जो लोग एफर्ट कर रहे हैं कोरोना से बचाने के लिए हम लोगों को, उस एफर्ट में ही हम लोग डंडा लगा रहे हैं कि यार तू एफर्ट क्यों कर रहा है हमें बचाने की, हम तो फैलाएंगे इसको। तुम देख रहे हो हॉस्पिटल्स में क्या क्या हो रहा है आज की तारीख में, डॉक्टर्स और नर्स क्या क्या कंप्लेंट करते हैं। तो ये तो कोरोना ने ये भी सिखा दिया, बता दिया कि भैया तुम अगर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। वो सिस्टम एक्चुअली पहले से चली रहा है। पेरेंट्स को बच्चे दुश्मन समझने लगते हैं 5वीं 6वीं क्लास के बाद, वो उससे कंसल्ट करने नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारा जो दोस्त है वो ज्यादा अच्छा बताता है, या हमारा टीचर ज्यादा अच्छा बताता है पेरेंट्स की बजाय। तो पेरेंट्स से पूछने नहीं जाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको कि पेरेंट्स हमें जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा हमें पेरेंट्स से। तभी तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, और नाम दे दिया इसको जनरेशन गैप कह के, और जान छुड़ा ली कि चल छोड़ यार ये तो जनरेशन गैप है, रहेगा ही। तो ये चीजें तो समझनी पड़े। अगर हम समाज का नए समाज का नव निर्माण कर रहे हैं तो हमें ये चीजें तो समझनी ही पड़ेंगी, तभी हम नया समाज बना सकते हैं, नया निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पुरानी ईंटें ही लगेंगी, और पुरानी ईंटें लगेंगी तो वो बेकार है, उन किसी काम की नहीं है। वो समझते हुए भी नहीं समझना चाहते इसको, तो पुरानी ईंट लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल नया निर्माण करना है हमें, पुराने से कोई मतलब है ही नहीं, रिसाइकिल करना है सारे पुराने। जी ये बात तो हमें समझनी ही पड़ेगी, और ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हो तब षोडशपंथी बनने का फायदा है, नहीं तो षोडशपंथी बनने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी अगली जनरेशन तुम्हारी चीजों को नहीं समझ पा रही है तो इसका मतलब षोडशपंथी बनना बेकार है।
अगर हम अपनी जनरेशन को ही नहीं सिखा पा रहे, समझा पा रहे, तो दूसरे को कैसे समझाएंगे? और दूसरा हमारी सुनेगा क्यों? जब घर के और उनका पहला रिएक्शन यही होता है, दूसरे से किसी से बात करो, उनका पहला रिएक्शन होता है कि तेरी माँ कर रही है क्या, या तेरी वाइफ कर रही है क्या। मेरा तो रोज का काम था ना, तो रोज ही ये सवाल आता था, अच्छा ये बताओ आपके घर में कौन कौन कर रहा है? तो पहले मैं ये कहा करता था कि मैंने घर वालों को सिखाया ही नहीं, और तुम लोगों को मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये नया सिस्टम आया है, इसको समझो यार, ये ठीक है गलत है, इसको उठाओ या फेंको। तो मैंने ये मोड अपनाया मार्केट में बताने का, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे घर में तो इतने पढ़े लिखे है नहीं, तो जितने पढ़े लिखे तुम लोग हो, तो मैंने कहा तुम लोगों को बताता हूँ कि ये नया, मैंने ये नहीं कहा कि ये सिस्टम मैंने बनाया, मैंने ये कहा कि ये नया सिस्टम आया मार्केट में और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है और ये ईटीपीओ की टीम ने बनाया है, तो इसको देखो समझो तो सही। वो कहते हैं जी 5 मिनट लगते हैं, चलो लगा देते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट में उनको फर्क समझ में आ गया, तो उनको लगा यार ये क्या आ गया। वही एक कारण है जिसके कारण मैं आज वहां से यहां तक पहुंच पाया। तो सिस्टम मारने के लिए तो सारे लगे हुए थे। एलोपैथी वाले कहते हैं कि ये सिस्टम हमें दे दो, वो क्या करेंगे इसका सिस्टम का, एलोपैथी वाले क्या करेंगे इस सिस्टम का? वो कुछ नहीं करते, वो इंस्ट्रूमेंट को बेकार है कह करके और डिस्कार्ड कर देते। तो वो टेक्नोलॉजी जो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी जनरेट हुई, उसको वो एक दिन में खत्म कर देते हैं। जो सिस्टम आयुर्वेद और प्राणायाम करने वालों के लिए बना था, वही लोग इसके अगेंस्ट में। और तुम लोग सोच नहीं सकते हो कि मैंने इसके ऊपर कितनी एफर्ट किस तरीके से डेवलप करी है, जिससे कि सिस्टम आज एक प्राइम सिस्टम बन गया। नहीं तो ये सिस्टम देश समाजियों को समझाना आसान काम था क्या? है? वहां सारे पढ़े लिखे, सारे प्रोफेसर, बीटेक एमटेक और फलाना ठिकाना, उन लोगों को समझाना आसान काम है क्या? इतने सारे स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं उनके। और खासकर एलोपैथी के डॉक्टर, वो तो किसी भी हालत में ना चलने दें इस सिस्टम को। अब तो कोरोना के बाद तो हो सकता है थोड़ा बहुत चलने दे, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो 20 साल पुरानी। कभी भी ना चाहेंगे कि ये सिस्टम चले। इनफैक्ट कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल नहीं चाहेगा कि ये सिस्टम चले। 100%। 15 साल पहले तो ये हालत थी, आज भी यही हालत है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को समझ में एकदम आता है, जो मेडिकल प्रोफेशन में है एकदम समझते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ये रहता है कि किसी को बताना मत। वही बात है ना, किसी यही को तो इसलिए हमें तो गाना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस ने कम से कम इतना तो तोड़ ही दिया, इस भ्रम को तो तोड़ ही दिया कि भैया किसी सिस्टम में कोई इलाज नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो वही एक इलाज है, और कोई इलाज है ही नहीं। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट सिस्टम ये है, तो लोग अडॉप्ट करेंगे ही इसको, पर प्रोवाइडेड हम लोग इसको प्लेस तो करें, मार्केट में रखे तो सही।
तो पब्लिक को ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करना जरूरी हो गया। कोई सवाल? भैया एक तरफ तो आपने कहा कि अपने ही बच्चों को नहीं बताया, आपने ही परिवार में नहीं बताया, तो नहीं बताया नहीं कह रहा हूं मैं, जो तुमने बताया वो उनकी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बाहर वाले क्यों क्या दोनों चीज में ना? ठीक है, तो बाहर वाले क्यों सुनेंगे तुम्हारी? हैं? फिर आपने कहा फिर बाहर वाले क्यों सुनेंगे जब तुम्हारे घर वाले नहीं सुन रहे तुम्हारी? करेक्ट। या तो उस तरीके से बताया, उस तरीके से बताने में समझ नहीं आया उन लोगों को, तो फिर बाहर वालों को कैसे आएगा? फिर आपने कहा कि मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा बाहर लोगों ने कि भाई तुम्हारे घर में लोग करते हैं क्या? तो मैंने कहा कि मैंने तो अपने घर वालों को सिखाया ही नहीं। करेक्ट। तो मींस तो क्यों नहीं सिखाया ये समझो ना। उस टाइम की बात करो मैं 20 साल पहले की, जब ये सिस्टम बना था। नहीं तो हमें अपने घर में सिखाना है या हमें बाहर सिखाना है घर पे एफर्ट? अब तो फर्क नहीं पड़ता ना, अब जो सिस्टम जिस स्टेज में आ चुका है उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें तुम्हारे से कोई सवाल पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तुमसे पूछा तो वो इतने टाइम से कर रही है, तेरे से ये सवाल कितने लोगों ने पूछा कि तेरे घर वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये नहीं पूछा कि घर वाले कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन हाँ बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है ये जरूर पूछते हैं। वो तो अलग बात है ना, वो तो इसका मतलब उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं इसको। हाँ, बेटी के बारे में जरूर नॉर्मली तो फिर इतना ही बहुत है। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब ये सिस्टम प्रोफेशनल्स को इंट्रोड्यूस करना था, कि उनको समझाना था कि जिनकी समझ में आए। अब अगर कोई चीज है जो मैंने थर्मामीटर बनाया, तो थर्मामीटर में डॉक्टर को समझाऊंगा कि इसका ये यूजफुलनेस है, तभी तो फायदा होगा। वे हमारा सिस्टम पहले मेरे को ये समझ में आया कि पहले इसको प्रोफेशनल्स को दिखाना चाहिए जिनको चीज समझ में आए। जो अनट्रेन्ड लोग हैं या जो उस प्रोफेशन के ही नहीं है, उनको मैं समझा के करूंगा क्या? उनको तो सिर्फ ये समझा बताया सर ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी, इसको बढ़ाओ, इतनी सी बात थी ना। और पहले तो जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तब तो खाली मशीन थी ना, उस टाइम पे कोई ये पूरा सिस्टम थोड़ी अवेलेबल था। श्वासपैथी तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शंख माप था। भाई ये माप कर लो तो पता लग जाता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, और डॉक्टरों ने इसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले इसको आयुर्वेद के डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया। ये बढ़िया चीज है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, बहुत बढ़िया। जो अस्थमा के एक्सपर्ट थे इंडिया लेवल के, इंडिया के जो अस्थमा के टॉप ऑफिशियल्स थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये मशीन बहुत यूजफुल है। पर जैसे ही इस मशीन के साथ श्वासपैथी जुड़ी तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर्स को श्वासपैथी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उन्हें डायग्नोसिस तो एक्सेप्ट है पर इलाज एक्सेप्ट नहीं है। भाई प्रॉब्लम है ना इलाज, क्योंकि वो कर रहे हैं तो कंपटीशन हो गया ना, तो उनको कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा भाई? कंपटीशन हो गया सीधे सीधे, और कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो गया। तो जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी से कंपटीशन है, क्या दोनों आपस में कंपटीशन लड़ते रहते हैं दोनों? बहुत स्ट्रांग कंपटीशन होता है जहां भी। और इस सिस्टम के साथ तो इतना स्ट्रांग कंपटीशन है, क्योंकि ये सिस्टम जो करता है, जो देता है करने वाले को, उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है। इम्यूनिटी इतनी इंप्रूव कैसे हो सकती है? ये मैंने अब की बार जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ 3 दिन के लिए, पहली बार मेरा एडमिशन वो हॉस्पिटल में मैं बीमारी के कारण गया था, तो 3 दिन में मुझे ये समझ में आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी इम्यूनिटी बढ़ कैसे सकती है यार? ये ब्लड दिया इसको, सारे टेस्ट कर लिया हमने और ब्लड चढ़ा दिया, साला फॉरेन पार्टिकल है, तो 4-5 दिन 1 हफ्ता तो रहेगा ही है, 10 लाख रुपए देके जाएगा।
और मैं तीसरे दिन घर आ गया, और मेरे ख्याल से जब से मैं घर आया हूं वहां से, तब से मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे लगा कि यार डॉक्टर ने तो कमाल कर दिया। और मेरे जैसे आदमी ने जो एलोपैथी को टोटल डिस्कार्ड करता था, मैंने उसको अपने सिस्टम का पार्ट बना दिया। सोल पर्पस ऑफ माय लाइफ। मतलब इमेजिन कितना चेंज हुआ मेरे साथ, मेरे अंदर ही। कि वो सिस्टम जो हम चाह रहे थे कि जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उस सिस्टम को अडॉप्ट करके हमने बाकी सारे सिस्टम जड़ से उखाड़ दिए। मतलब हद है वैसे बदतमीजी की। मैं कह रहा हूँ एलोपैथी के साथ तो सारे ही सिस्टम जुड़ गए। अब एलोपैथी है तो लैब्स भी जुड़ गई, लैब्स हैं तो आईटी भी जुड़ गई, आईटी है तो फाइनेंस भी जुड़ गया। मैं कह तो रहा हूं कि मैंने 3 दिन हॉस्पिटल में लगा के, मात्र 3 दिन हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करके, और 1.5 लाख रुपया खर्च के, 1.25 लाख रुपया, 1.25 के हो गया होगा, तो 1.25 के बीच में जो भी खर्चा मैंने किया, उसमें मैंने पूरा एलोपैथी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद वाले अपने उस सिस्टम को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई आयुर्वेद वाले भी अब पैथोलॉजी लैब की सारा यूज करते हैं। और तो और मैंने पैथोलॉजी लैब को इतना स्ट्रांग कर दिया अब कि वो इम्यूनिटी डायरेक्ट मेजर कर सकती है। वो टेक्नोलॉजी जोड़ दी पैथोलॉजी लैब के साथ। आज मैं अगर अपना सिस्टम लेकर के, और जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था, वहां पर सारी नर्सेज और सारे डॉक्टर्स को दिखा दूं, उनकी मेजरमेंट कर दूं, तो ये सिस्टम तो गया, मार्केट में आ ही गया। क्योंकि अब जो है सारे एलोपैथी वाले योगा जोड़ने के लिए तैयार है। आयुर्वेद वाले पहले ही योगा की बात कराई करते थे, प्राणायाम और योगा जोड़ लो, ये कर लो, ये तो करते ही थे। मतलब देसी सिस्टम जितने भी है वो तो जोड़ते ही थे, अपने आपस में एक दूसरे को जोड़ ही लेते थे कहीं ना कहीं। एलोपैथी ने सारा सिस्टम डिस्टर्ब किया था। तो अब लोगों ने कहा कि यार एलोपैथी के एटलीस्ट टेस्ट तो जोड़ो, पेशेंट को तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो पेशेंट को देसी सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, किसी को भी, इवन डॉक्टरों को नहीं है। एक बीमारी को ठीक करने में अगर 1 साल लगता है, तो पेशेंट कहता है आयुर्वेद वो एलोपैथी में जाके 3 दिन में ठीक होके आ जाऊंगा मैं घर में वापस। ठीक है, साइड इफेक्ट जब होंगे जब देखी जाएगी। वो साइड इफेक्ट को तो ये एक्सेप्ट कर ही चुका है कि वो साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, तो जब होंगे जब देखी जाएगी। और अब तो हमने साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए सिस्टम ही जोड़ दिया उसके साथ, तो लोगों को एलोपैथी के ऊपर कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाएगा। अरे तुम्हारे उसका B12 के टेस्ट का रिजल्ट क्या आया? आवाज आप म्यूट है पापा जी, ऑन करिए पहले आवाज। हाँ म्यूट है। अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए। अब आ रही है? आ रही है जी। हाँ तो हमारा जो है, 1 मिनट वो पढ़ के सुनाएंगे। पता तो लगे ना कि क्या हुआ भैया। मेरा जो है ना, हाँ, मेरा जो B12 है वो 183.5 आया है। कितना होना चाहिए? 200 से 911 के बीच में होना चाहिए। कम है ना? हाँ। इसका और मंजू का आया है 142.1। और कम है इसका।
इसका कम है। और ठीक जो है। और जो उसका है विटामिन डी वाला, हाँ मतलब मंजू का तो है 33.2, जो 30 से 100 के बीच में रहना चाहिए। हाँ 30 से 100 के बीच में रहना चाहिए। मंजू का है 33.2। तो ये जो है ना, ये हड्डियां मजबूत है भाई गिरने के बाद, और इसकी तो 2-4 हड्डियां भी इधर उधर भागी हुई है मेरे ख्याल से, तब भी ये सब कुछ ठीक ठाक कर पा रही है। तो ये प्रिसाइजली इसी का कमाल है षोडश पंथ के हवन का। लेकिन लेकिन मेरा विटामिन डी आया 7.8। हाँ तो फिर तुम्हारी हड्डियां कमजोर होंगी, इसका मतलब विटामिन कहा डी था जो यार, है तने उल्टा डायरेक्टली आपके हैं। मैंने कहा तने उल्टा कर दिया। उन्होंने कह रहा 2 बार टेस्ट किया, आपका यही है 7.8 आया है। देखो, एक इसका मतलब ये समझो कि आप, इसका मतलब धूप में कभी गए ही नहीं। धूम में मैं तो जाता हूँ, मंजू जाती नहीं बिल्कुल भी, मैं तो बहुत जाता हूँ। अब जाते हो ना, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो घूमता रहता हूँ। है जी, कहाँ घूमते रहते हो? मैं धूप में जाता रहता हूँ, या पार्क वार्क में बैठता हूँ, वैसे भी धूप में पैदल जाता हूँ। कहाँ गाड़ी में जाते थे, पैदल कहाँ गए? गाड़ी में कहाँ जाता स्कूटर हूँ में गए तो मैं, गाड़ी हेलमेट में। पहन रखा है। खैर जो भी है, अगर इतना कम है तो उसके लिए हाँ, तुरंत वो ले लो, जो विटामिन डी के कुछ वो रिकमेंडेशन है। ये मैं पूछ लेता हूँ, मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ, जो भाई साहब है ना बड़े मेरे डॉक्टर, उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, इसलिए बोलो, वो 4 सैशे आते हैं, हफ्ते में 1 दिन लेना होता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, वो ले लो, तो विटामिन डी सप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और या कोई इंजेक्शन आता हो तो इंजेक्शन ले लो, और B12 के इंजेक्शन दोनों लगवा लो। ठीक है भैया। जरूरी है ये काम। हाँ ये करते हैं, ये हमने टेस्ट करा लिया पहले था क्या इसलिए। होता था कि पहले जो है ना, हम लोग कुछ ना कुछ एडिशनल सब वो जोड़ लेते थे, जैसे च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड कर लेते थे जो इन चीजों को ठीक कर देती थी। वैसे च्यवनप्राश तो मैं खा रहा हूँ जब से ये इम्यूनिटी के बारे में आया है, तो करीब 15-20 दिन हो गए हैं मुझे। लेकिन जो आज च्यवनप्राश बन रहा है वो च्यवनप्राश है नहीं ना। हाँ ये बात है। प्रॉब्लम समझो ना, हाँ कि मैं क्यों एलोपैथी को जोड़ा, मैंने इसीलिए जोड़ा कि एलोपैथी में कम से कम जो तुम्हें दवाई मिल रही है वो उससे रिलेटेड है, और वो तुम्हें ठीक जल्दी कर देगी। प्रॉब्लम सिर्फ साइड इफेक्ट्स की है। एलोपैथी में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ साइड इफेक्ट्स की है। मेरे भैया ही म्यूट हो गए। इस सिस्टम को जोड़ने से, तो इसलिए तुम तुरंत इंजेक्शन लगवाओ, या क्योंकि ये 2 चीजें कम होने से नुकसान बहुत होता है। अच्छा जी। हाँ, ये मतलब समझ लो इस बात को कि ये B12 जो एज के साथ साथ कम होते हैं ये, जी। अच्छा, और इनको रेंज के अंदर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो भैया या हम मैं लोग अपने जाने की या जरूरत- अपने या मैं अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके मालूम कर लूं एक बार। हैं? अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके कर लूं क्या? तो इंजेक्शन लगवाने तो फिजिशियन से के पास से जाना पड़ेगा, हाँ लगवा लो उससे। उसको पूछो, बोलो भाई B12 के ये रिपोर्ट आई है, इसको देख करके बता मुझे क्या करना है, वो बता देगा। ठीक है, ठीक है, और क्या, और पर दोनों कर लो ये काम। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 2 चीजें जो है, मैंने देखा है, मुझे जो समझ में आया कि एक एज के बाद 55 के बाद एक्चुअली, तो ये दोनों चीजें का इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा बॉडी पे पड़ता है। अच्छा, शुगर जो है, शुगर मेरी फास्टिंग तो ठीक आई 110, लेकिन पीपी 159 आई। वो असल में 3-4-5 दिन से मैंने दवाई नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत लेते रहा करो, आधी गोली, तो वो तो शुरू कर ठीक है, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो रोज दवाई खानी है वो अगर 5 दिन में 4 दिन में एक बार खानी पड़े तो तुम्हारा 1/4 तो हो गया ना रिकवरी टाइम। यस यस। और ये बढ़ता ही जाएगा। पहले 3 दिन के में जरूरत पड़ती है, फिर 5 दिन में, फिर 10 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर खत्म। ठीक है। तो शाम तुम्हें भी मेरे ख्याल से B12 और 4 विटामिन डी तो टेस्ट करवा लेना चाहिए, देवराज तुम्हें भी। ठीक है, बस कराओ। भैया
तो ये किसको कराना चाहिए, जो 55 के आसपास हो गए सारे ही? मेरे ख्याल से तो एक बार टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, नहीं, पर ज्यादातर एज वैसे 55 50 एज 55 के फैक्टर बाद ही होती है। इसमें पंकज जी एज फैक्टर नहीं आता है, क्योंकि देवांश को भी ये तकलीफ हो गई थी तो वो इंजेक्शन लगवाए उसने B12 के। हाँ, मतलब ये चीज देखो, ये एक्सपीरियंस है, ये शेयरिंग बहुत जरूरी है। और वो इम्यूनिटी के लिए जो चाय आती है ना 5 चीजों की बनी हुई, वो भी मैं ले रहा हूँ सुबह एक बार। क्या चीज? एक बार सुबह को चाय भी लेता हूँ मैं, जो हाँ। काली मिर्च वगैरह की मुनक्का वगैरह डाल करके, सौंठ डाल करके, तो वो एक बार लेता हूँ सुबह ही सुबह बस। वो इम्यूनिटी तो वाला जो मैंने इम्यूनिटी जैसे बढ़ती है। मैंने कहीं पढ़ा था, यूट्यूब में ही पढ़ा था मैंने, मखाना आता है ना, मखाना, हाँ हाँ हाँ। ये काफी फैक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। 5 दाने सवेरे खाली पेट, किस चीज के लिए? बहुत सी चीजों के लिए है। हड्डी के लिए भी है वो। हाँ, हड्डियों के लिए भी है, शुगर, थायराइड, काफी हाँ, उसमें। मखाना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और खाली पेट 5 दाने। हाँ जी, मैं लेता हूँ रेगुलर, मुझे काफी उसमें रिलैक्स मिला है। हाँ, तो ये चीजें, यही तो चीजें शेयर करके समझने वाली बात है, और जिसको यूज करनी चाहिए वो करो। प्रॉब्लम क्या है? आप मखाने भिगो भाई, के अगर लेते तुम्हें लग्जरी सूखे सूखे तरफ जाना है तो ये सब काम तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। क्योंकि जो जैसे हम ये निश्चल हवन कर रहे हैं, इसमें पता नहीं है मेरे को कि B12 को बढ़ाने का कोई सिस्टम है कि नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? इम्यूनिटी का तो हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन B12 जो है वो एक अलग चीज है, तो उसका ध्यान तो अलग से रखना ही पड़ेगा ना। नहीं भैया, ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी ने टेस्ट कराया और बॉर्डर लाइन पे आया उसका B12 या विटामिन D, तो अब वो 1 महीने षोडश पंथ की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके बाद 1 महीने बाद फिर से टेस्ट कराया, 40 मेडिकेशन दिन बाद 40 दिन बाद 40 दिन बाद 40 दिन बाद फिर से टेस्ट कराया। ये तभी पता लगेगा। लेकिन ये पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। ये हम लोग कर लेते हैं, अगर हम लोगों में से किसी को मेडिकेशन की जरूरत नहीं है तो हम में से कोई ये कर लेते। टेस्ट तो तुम करा ही सकते हो, टेस्ट कराने में कोई नुकसान है ही नहीं। टेस्ट तो हम भाई करा ही सकते ये टेस्ट जो है B12 का और विटामिन D, ये 2 टेस्ट तो तुम कोई भी करा सकता है कभी भी। अगर देवांश की एग्जांपल दे रहे हैं देवराज, तो इसका मतलब है कि एज से मतलब नहीं है। तो ये 1500 रुपए को होते हैं दोनों डिस्टेंस के बाद। जो भी है वो तो सब जगह पे अपना अपना होगा। वो घर से सैंपलिंग लेते हैं, हैं? मतलब घर पे आके सैंपल ले जाते हैं। हाँ, घर से ले जाते हैं, घर से लेके। और वो तो बच्चों जैसे भी तुम बात कर रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ जैसा चल रहा है वो उसको देखना पड़ेगा ना। हर जगह पे एक ही सिस्टम थोड़ी चलता है। बच्चों का तो जरूरत नहीं है, ये बच्चों का भी कराना है। एक बार कराने में नुकसान नहीं है मेरे ख्याल से। हमें पता भी लग जाएगा कि B12 बच्चों में भी कम होता है क्या। तीनों का करा लेती हूँ, फिर मैं 5 का ही करा लेते हैं। एक बार सबका कराओ, 4 का कराओ, बल्कि उनका भी कराओ, अपने मासी का और मास्टर जी का। हम तो 5 हैं, उन दोनों से भी पूछ लेंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब निश्चल का भी करा लेना, 5 का करा लें, और मम्मी पापा से भी हाँ, क्यों नहीं। एक बार पता तो लगेगा, हमें एक स्पेक्ट्रम तो पता लगेगा कि क्या हमारे लोग हैं उनकी क्या पोजीशन है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाकियों के लिए। ठीक है, ठीक है, हम पता कर लेते हैं, उससे काफी कुछ और आइडिया। कराओ। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें बात कर लीजिएगा, 7 लोगों के हिसाब से रेट बताइए। ठीक है। क्योंकि जो चैरिटी वाले हैं वो 50% लेते हैं नॉर्मल का। नॉर्मल जैसे 1500 है तो चैरिटी वाले 750 में ही करते हैं। चैरिटी वाले को और अगर आप नॉर्मल वाले से बोलेंगे ना कि 7 लोगों का साथ में कराना है तो 25% तो डिस्काउंट दे ही दे। चैरिटी वाले कौन होते हैं? चैरिटी जो ये धर्मार्थ चिकित्सालय होते हैं ना, जो विशेष समाज के लोग चलाते हैं, अग्रवाल समाज या अग्रसेन समाज, ऐसे कई आते हैं, कई हैं हमारे यहाँ। तो सूरत में तो बहुत है हमारे। चैरिटेबल हॉस्पिटल तो बहुत बने हुए हैं। हाँ, बहुत है सूरत में तो हमारे, बहुत है। पंजाबी संस्था, अग्रवाल समाज, आर्य समाज है, आर्य जैन समाज वालों ने समाज है। बना रखे हैं, सरदारों सिखों ने गुरुद्वारों में बना रखे हैं।
50% लेते हैं यहाँ पे वो 50। पता कर लेते हैं। उसमें एक्चुअली पता प्राइवेट करो। डॉक्टर की कमीशन खत्म हो जाती है धर्मार्थ में, बस ये फर्क है। नेचुरली नेचुरली। ओके, है कोई चैरिटेबल यहाँ? और कोई सवाल? लैब वो तो है। मंजू का सवाल। चैरिटेबल यहाँ गुरुद्वारे के सामने खुला हुआ है। मंजू का सवाल था एक, वो मेरे से पूछती रहती है। ये अब तो ये तो नहीं पूछी, मैं हाँ पूछूंगी। क्यों नहीं। ये जो है मेरे से कहती है कि जब जो है सब मर जाएंगे फिर हम अकेले जी के क्या करेंगे, सब मर जाएंगे तो मतलब? फिर ये सब करें क्यों हम? सब में कौन किसको गिन रही है पहले ये बता। हैं जी? सब में किसको गिन रही है? बोल। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार तो नए आ जाएंगे। नए बनाने आसान थोड़ी है। बनाने थोड़ी बने बनाए हैं ये तो तू पड़ोस में अगर तेरा घर में कोई दूसरा आ गया, मान लो एक था उसने बेच दिया, दूसरा आ गया, तो ये तो चलता ही रहेगा। मर जाते हो तो दुनिया थोड़ी तुम्हारे तुम रह रहे हो, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई। यस वो तो अपने तुम ये निपटाने क्यों के लिए सोच फिर रहे हो दोबारा बाकी आएंगे ही ना। सारे मर जाएंगे मतलब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वो इनसिक्योरिटी वाली चीजें भी कम होने लगती हैं। हैं? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एक ये जो इनसिक्योरिटी रहती है, या मेरा रिलेशन है, मेरा रिलेटिव है, हाय कैसे होगा, वो चीजें भी में भी एक बैलेंसिंग आने लगती है। पता नहीं शायद इसे मोह ये कहते देखना हैं। कि अब तेरे जो तुम अपने घर में ही देखो कि अब निश्चल भी तेरे को अच्छे से जानता है कि नहीं जानता। नानी की खाट खड़ी करूंगा। तो जब तक वो नानी की खाट खड़ी तैयार करेगा तब तक इन बड़े बच्चों का ब्याह हो जाएगा, तो फिर और बच्चे आ जाएंगे, तो नानी की खाट तो कोई ना कोई खड़ी करता ही रहेगा। तैयार बैठा है वो तो आने के लिए। क्या तो रहूं मैं? तुम्हारा राजमा रखा बहुत सारा, हैं? छोले भी रखे हैं। हम कहते हैं नानी घर जाना है, मम्मा कहती नानी नहीं बुलाए थे। अरे नानी तो बुला रही है, सड़क नहीं चलने दे रही, गवर्नमेंट ने सारा बंद कर रखा है। कोई रोक लेगा रास्ते में ही। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई रोग सारे बंद कर दिए, बॉर्डर फिर से बंद कर दिए। फिर बंद कर दिया, हरियाणा ने बंद कर दिया। फिर हरियाणा ने दिल्ली का बंद कर दिया, गाजियाबाद ने पहले ही कर दिया था। हाँ केवल ही कर दिया था, कभी भी बंद कर तो देते। चारों तरफ से बंद ही हो गया ना, हरियाणा 3 तरफ है। अब तो चलने से पहले ये सोच लेना पड़ेगा, कहाँ फंस जाए तो वहीं सो जाना पड़ेगा। चलने की जरूरत क्या है, घर में बैठो ना आराम से। भैया ज्यादा शरीर सूज जाएगा, हैं? ज्यादा मोटे हो जाएंगे। नहीं हो सकते, खाने को उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब बकरी के ऊपर तलवार लटकती रहेगी। वो तो आगे टांगी रखी है, गाजर भी टांग रखी है, तलवार भी टांग रखी है, सब कुछ है। तो लाइव चला रहा है। चलो जी बाकी का कल के लिए रखे। हाँ जी, हाँ जी भैया